आज हम लोग देखेंगे भारतीय संसद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारतीय संसद। ठीक है, चलिए। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है जी? तो संघीय मतलब संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन होता है? कौन होता है जी? ये लोकसभा होता है। संसद का अस्थाई सदस्य कौन होता है? ये होता है राज्यसभा होता है, जो कि अस्थाई होता है। ठीक है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ये तीनों को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। ठीक। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। कौन करता है जी? अनुच्छेद 105। भारतीय संसद के कितने अंग हैं जी? तो कितने हैं? 3 अंग हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? कौन सा? एक तो लोकसभा है और एक कौन सा है? राज्यसभा है। ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है जी? ये कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ही होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के एक साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो ये प्रश्नकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो ये शून्यकाल भारत की देन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है? तो अगर वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा कोई भी सदस्य, तो उसकी फिर है 60 दिनों के बाद उसकी सूची वहाँ से सदन से हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। सदन यानी कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? ये संसद करते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो कितना है जी? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में संसद मिलकर निर्मित होते हैं किन किन से? एक तो होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि 1 2 3। 1 2 3 किस में ऑप्शन है? 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना? राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। ठीक है। संसद यानी कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित कौन कौन होते हैं? संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? अधिकारियों में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो एक तो लोकसभा अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे लोकसभा के,
और महासचिव लोकसभा के और अध्यक्ष राज्यसभा के। ठीक है, तो ये चारों होंगे। आगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। बिना किसी राज्यों की सहमति से वो ऐसा कानून बना सकती है संसद अंतर्राष्ट्रीय विषय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार के निर्णय अनुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो ये 5 करोड़ रुपया। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम किसका नियंत्रण है? तो ये संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। चलिए, संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? कब होता है जी? दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। ठीक, चलिए, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो ये 14 दिनों के अंदर। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कराता है? कौन कराता है जी? स्पीकर कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करती है? तो ये न्यायपालिका करती है। भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में। संसद के दोनों सदस्यों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देखेंगे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? पूर्ण 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है निर्वाचन के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसके द्वारा निपटाया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50, है ना। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन होते हैं सम्मिलित? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं? सीधा सा मतलब ये है कौन कौन। एक तो स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाअभियोग के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है।
पूर्णकाल पूर्णकाल कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा जी? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? ये बिहार से थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुका था। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति का स्वीकृति लेना आवश्यक है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे जी? सर्वोच्च न्यायालय के फिर मुख्य न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है ना? तो किनके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के, यानी कि अनुच्छेद 101 के द्वारा किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के तहत। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? किसकी? वित्त आयोग के अध्यक्ष। एक तो हो गए वित्त आयोग के अध्यक्ष और एक संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री, तो 1 और 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों का संबोधित किया है? तो हियादतुल्लाह थे। कौन थे? हियादतुल्लाह, यानी कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और ये
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे उस टाइम। ठीक है, यानी कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो ये धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितनी वेतन प्राप्त होती है? तो 5 लाख। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? तो 15,000। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम का क्या था? 12वां था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में वीटो का प्रयोग किए थे। ठीक है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पुनर्वत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तब। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये संघीय संसद करेंगे। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किनको है? तो यह राष्ट्रपति को है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो यह राष्ट्रपति हैं। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव करता रहा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को वे मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब उपराष्ट्रपति से हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन करेगा? तो उपसभापति, है ना। जब क्या हुआ, ये क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली था। ठीक, राष्ट्रपति का पद
खाली था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये उपराष्ट्रपति जो थे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने लगे। तो ये उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा में बैठते हैं, अब इनका तो पद खाली हो गया, तो राज्यसभा के सभापति पद पर, राज्यसभा के सभापति पद पर कौन काम करेगा? तो अब उनके एक निचले वाले कौन, उपसभापति कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति के मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। ठीक है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं? तो वे भी गिरि जी थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 12वें थे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बने थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा। अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में फिर वह राष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? तो संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक, चलिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसके निर्देशित किया जा सकता है? किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है ना। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किससे है? तो संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, है ना। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की समिति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? तो ये 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है जी? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है? तो इनको 4 लाख रुपया मिलता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति क्या क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। इसके पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करेगा, ये बात सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलने राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत करेगा, ये भी बात सही है। यानी कि 3-4 तो ऐसी सही है, तो यानी कि सभी सही है। ठीक है, चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ? संसद के किसी सदन में। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा से प्रश्न, है ना। राज्यसभा
कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह 250 है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं? ये 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या कितना है? कुल सदस्यों का 1/10 है। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितना है? 25 है, यानी कि 1/10, 250 मैक्सिमम है तो 1/10 25 हो गया। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? किसी को नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा हो गया। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना गया व्यक्ति। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना पड़ता है? तो ये 14 दिनों के अंदर। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक को जब लोकसभा द्वारा पारित होता है तो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर कितनी समय सीमा के कार्यरत न कर सकता है? तो 14 दिन के अंदर। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर जी को। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन है? राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वीएस रमा देवी थी। ठीक। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था?
तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? वे संसद के बिना स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसे कहते हैं? किसी विधानमंडल, ये बोल रहा है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बोल रहा है किसी विधानमंडल, है ना, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये हिमाचल से सबसे कम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से 5 गो है, हिमाचल से 3 गो है, झारखंड से 6, जम्मू कश्मीर से 4। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राज्यसभा का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो ये लोकसभा होते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 और 331 में, ठीक है। चलिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो ये 500 निर्धारित है, ठीक। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो 545। कौन सा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 545। कौन से संविधान संशोधन? 31वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। राष्ट्रपति अगला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अगला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? तो अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं। लोकसभा में अगला भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती थी? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है सीट, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545 है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारक किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम
कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख। लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या यानी कि मिनिमम जनसंख्या 7.5 लाख रहना चाहिए। ठीक है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुआ था? तो 16वें। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है? तो 7वां और 21वां। संविधान यानी कि संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है। तो 7वां और 21वां। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो एंग्लो इंडिया। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के। ठीक। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और बिहार का। ठीक। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए आवंटन यानी कि स्थानों का आवंटन आधारित है वर्तमान समय में, यानी कि 1971 के जनगणना के आधार पर। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से है? तो 7वां और 31वां है। कौन सा है? 7वां और 31वां है। ठीक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा है? तो महाराष्ट्र है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सबसे ज़्यादा। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? तो ये 7। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ सकता है? तो 1 वर्षों के लिए। लोकसभा के कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरी है? तो एक कुल सदस्यों का 1/10 भाग, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। लोकसभा यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति रहने पर समाप्त होती है? तो ये 2 माह या 60 दिन। चलिए आगे देखते हैं। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो 50,000। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख। अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव लोकसभा के लिए हुआ था 16वीं लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू है? तो 1976 से। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं वर्ष में?
2 ही बार बुलाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर वे भंग कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है जी? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। सामान्यतः 5 वर्षों की समाप्ति से पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक को। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक दिन में 20 ही पूछे जा सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो अनुच्छेद 330 में। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो ये मध्य प्रदेश है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हुई थी? तो जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? मंत्री परिषद की अनुशंसा पर। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। शून्यकाल उसे कहते हैं जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोई भी मामला एकदम इम्पॉर्टेंट है, उस पर अगर विचार हो रहा है तो उसी को हम शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा का सत्र 1 वर्षों में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो ये 2 बार बुलाया जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो 5वीं है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रश्न। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी भी बार। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है कौन? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य, यानी कि मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें है? वास्तविक अगर पूछेगा तो किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे कौन सा प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे? तो HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी जी थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है जी? 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष को कितना? 4 लाख। राज्यपाल को कितना मिलता है? 3.5 लाख, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख रुपये मिलता है, महानुवादी को भी 2.5 लाख और नियंत्रण महालेखा को 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब आगे है संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन व्यक्ति जो होता है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो वे 6 माह तक ही बना रह सकता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के। मंत्रिपरिषद की वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? एक कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, फिर एक उपमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं।
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही करते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना व्यक्त दे सकता है? हाँ। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास है? तो मंत्रिपरिषद के पास है। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है केवल 6 माह तक। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या है 1/10 कुल सदस्य का। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे जी? जीवी मालवंगर थे। ठीक है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है
लोकसभा के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल के मंत्री और विभाग। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कौन कौन विभाग मिला था? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री थे। गृह, सूचना तथा प्रसारण किनको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री उस टाइम कौन थे? बलदेव सिंह थे। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री राजगोपालचारी। कार्य, खनन एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? एच.सी. भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री अशरफ अली थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। वाणिज्य मंत्री कौन थे? आई चुंद्रीगर थे। संचार मंत्री अबुल खान नस्तर थे। विधि मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानतर अली खां थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रमुख पदाधिकारी गण कौन कौन होते हैं। ठीक है।